हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, वो सब इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे जीटीबी पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं और 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन अब तक पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और भी जो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और इकोनॉमिक से संबंधित जो हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई हैं, WPI, CPI, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। RBI, नाबार्ड, सेबी, IRDI, जितनी भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स या डेमो PDF आप देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, तो उन्हें अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपकी समझ बढ़ जाएगी किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करा है और आपके लिए इजी रहेगा कोर्स बाय करने के लिए। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है। अलग अलग कोर्सेज़ हैं, दोनों ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है करंट अफेयर्स फंडा ऐप का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। सबसे पहले इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वेयर इज़ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शंस हैं गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जो कि भारत की एक फ्लैगशिप समिट है जियो टेक्नोलॉजी पर, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कार्नेजी इंडिया द्वारा होस्ट किया जाता है। इसका 9th एडिशन 10 से 12 अप्रैल के बीच में नई दिल्ली में हुआ है और इस समिट का थीम रहा संभावना, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पॉसिबिलिटीज़। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजिटल गवर्नेंस में, क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप में, उन सब पर डिस्कशन किया गया। अच्छा, भारत ने हाल ही में 8th AITIGA जॉइंट कमेटी समिट को भी होस्ट किया है, जिसके तहत आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, AITIGA जिसे बोलते हैं, इसको रिव्यू किया गया नई दिल्ली में। आपको बता दें, ये जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, ये 1 जनवरी 2010 को अस्तित्व में आया था। बाई एनुअल नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का फर्स्ट एडिशन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। तो तीनों ही कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है, एक साथ क्लब कर दी मैंने यहाँ पर। विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प वॉज हेल्ड इन 2025। 2025 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 4th। पहले भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं पर ये अब कल्मिनेट हुई है तो इसलिए फिर से देखेंगे। तो 4th एडिशन ऑफ बायलेटरल, यानी कि 2 पक्षों के बीच में ट्राई सर्विस है, तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एम्फीबियस एक्सरसाइज है जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कल्मिनेट हुई है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। जो हार्बर फेस है वो 1 से 7 अप्रैल के बीच में हुआ है विशाखापट्टनम में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प सबसे पहले 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी।
ठीक है, जो तीनों ही फोर्सेस हैं उनके बीच में सिनर्जी बनाने के लिए है, तालमेल बनाने के लिए। What is the name of the long range glide bomb recently tested by DRDO? हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गई लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है गौरव। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, जिसका नाम गौरव है, इसका सफल परीक्षण किया है Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट से। जो ये गौरव है, ये एक 1000 kg क्लास ग्लाइड बम है। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप भारत में ही किया गया है। रिसर्च सेंटर इमारत, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट इन चांदीपुर द्वारा। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 एज अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इस बार का जो थीम है वो अनाउंस किया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2015 में इसे मनाया गया था, तो यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड डे है ये। व्हेन इज द वर्ल्ड चगास डिजीज डे ऑब्जर्व्ड? विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 14। वर्ल्ड चगास डिजीज डे ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि चगास डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस रेस की जा सके। 2025 में इस डे का थीम रहा प्रिवेंट, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल इन चगास डिजीज़। चगास डिजीज़ को हम अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं। एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होती है। नाम है इसका ट्राइपैनोसोमा क्रूजी या फिर टी क्रूजी। खास करके लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पाई जाती है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। वर्ल्ड चगास डिजीज डे को पहली बार 2020 से मनाया गया था। किसके नाम पर है? कार्लोस जस्टिनियागो चगास के नाम पर, जो कि ब्राज़ीलियन डॉक्टर है जिन्होंने इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था 1909 में। ठीक है, कार्लोस डॉक्टर है। वेयर विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT बी लोकेटेड? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसके तहत एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जो कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर से संबंधित होगा। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का नाम होने वाला है मुंबई में, और ये कहाँ पर होगा? दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव में। इसको नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी की तरह इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और गवर्नमेंट इक्विटी इसमें 48% रहेगी, जिसमें 34% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 14% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, बाकी 52% जो लीडिंग इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे फिक्की हो गया, CII हो गया, उनका रहेगा। वेयर डज इंडिया रैंक इन ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4th। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। 2023 में जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है ये 94 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया, और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो $2 ट्रिलियन की रही है 2023 में। ठीक है, और एक्सपोर्ट का शेयर कितना रहा? $700 बिलियन का। भारत 4th लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑटोमोबाइल का, चाइना, USA और जापान के बाद। लगभग हमने एनुअल प्रोडक्शन हमने 6 मिलियन व्हीकल्स का किया है। हालांकि ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट ट्रेड में अगर हम बात करें तो भारत का केवल 3% ही शेयर है, यानी कि $20 बिलियन का। कुमुदनी लाखिया पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म? कुमुदनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है कथक। जानी मानी कथक मास्ट्रो एंड कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया, इनका निधन हो गया 95 की एज में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें इसी साल रिपब्लिक डे पर जनवरी में। पद्मश्री ने 1980 मिला था, पद्म भूषण ने 2010 में मिला था। और ऑब्ituaries देखेंगे, पद्मश्री राम सहाय पांडे जो कि राय फोक डांस के लिए जाने जाते हैं, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला था राय डांस के प्रिजर्वेशन के लिए। वेटरन ग्रीन वॉरियर एंड पद्मश्री अवार्डी दरिपल्ली रमैया, इनका भी निधन हो गया है 85 की एज में। 1GB बोलते थे इनको। डॉक्टर सेकालोंग सेंका यादें जो कि जाने माने नागा साइंटिस्ट रहे, एकेडमिटिशियन रहे हैं, और इनका भी निधन हो गया है टेक्सास में
दादी रतन मोहिनी स्पिरिचुअल लीडर थी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी ब्रह्मा कुमारीज की, इनका निधन हो गया। जाने माने क्लासिकल म्यूजिशियन, वोकलिस्ट एंड कंपोजर गैरीमल्ला बालकृष्ण प्रसाद, इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। फॉर्मर अमेरिकन हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फॉरमैन का भी निधन हो गया 76 की एज में। साथ ही जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन इंडियन टीम के हरिदत्त कापरी, इनका निधन हो गया 83 की एज में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ मदरहुड डे फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। भारत नेशनल सेफ मदरहुड डे को ऑब्जर्व किया है, हर साल ऑब्जर्व करता है 11 अप्रैल को। थीम रहा हेल्दी बिगिनिंग्स होल फ्यूचर्स। नेशनल सेफ मदरहुड डे की स्थापना 2003 में की गई थी वाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा, और इस दिन कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया था। हु इनॉग्रेटेड द डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैबोरेटरी इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, राम मोहन नायडू। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन राम मोहन नायडू, इन्होंने डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैबोरेटरी को इनोग्रेट किया है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में, जो कि नई दिल्ली में है, और इसको ब्लैक बॉक्स लैब के नाम से जाना जाता है, और 9 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इसको बनाया गया है। तो जो डैमेज्ड ब्लैक बॉक्सेस होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाएगी लैब, और उनसे डेटा निकालने के लिए। ब्लैक बॉक्स का यूज़ होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है उसके पास ब्लैक बॉक्स ही ढूंढा जाता है सबसे पहले, उससे पता चल जाता है कि एक्सीडेंट का कारण क्या रहा था। Which company secured a multi-year contract from the Central Bank of India for a payment technology solution? किस कंपनी ने भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बहुवर्षीय अनुबंध हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन है एनपीएसटी। एनपीएसटी एक बैंकिंग एंड पेमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अपने क्विनेक्स प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने के लिए। द रोल आउट विल सिग्निफिकेंटली enhance NPST's payment stack for banks, boosting payment acceptance density in semi-urban and rural regions. What does P2M stand for in the context of UPI transactions? UPI लेन देन के संदर्भ में P2M का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, पर्सन टू मर्चेंट। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई को परमिट कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं यूपीआई की पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स के लिए, P2M पेमेंट्स के लिए, उनको बढ़ा सकता है, ठीक है, यूज़र नीड्स के अकॉर्डिंग। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन इंडिया, आप सभी जानते हैं, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है भारत में रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। पैसा आप भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बैंक अकाउंट के जरिए। एट परसेंट अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है यूपीआई के लिए, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या फिर पर्सन टू मर्चेंट हो, ये 1 लाख रुपए तक की इसमें सीमा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं P2M पेमेंट के लिए, जिसमें हाई लिमिट्स भी है, जैसे 2 लाख 5 लाख भी है। P2P ट्रांजैक्शन यूपीआई ये 1 लाख पर ही रहेगी, कंटिन्यू 1 लाख पर कैप्ट रहेगी, लेकिन P2M बढ़ा सकता है एनपीसीआई, ऐसा आरबीआई ने अलाउ किया है। हु इज़ हेडिंग द न्यूली फॉर्म्ड सेबी हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स? हितों के टकराव के नियमों की समीक्षा के लिए नवगठित सेबी उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, प्रत्यूष सिन्हा। सेबी ने एक 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म की है, जिसकी अध्यक्षता प्रत्यूष सिन्हा कर रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये कमेटी 2008 का जो कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क है, जिसके जरिए कोई भी कैपिटल मार्केट जो सेबी का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स हैं उनमें कोई गैप है, कोई लैप है, ठीक है, उसको रिव्यू करेंगे, जिसका फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं। फर्दर द कमिटी विल रिकमेंड अ फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट any conflict of interest including a rescue policy, restriction of investment, making disclosure public। conflict of interest का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, देखो एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर दवाई का पर्चा लिखा और उसने दवाइयाँ में लिखी जो किसी स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, ठीक है, मतलब उसका जानने वाला मेडिकल स्टोर है, तो एक तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, उसका फ़ायदा हुआ उसमें। कोई मिनिस्टर है, किसी मिनिस्टर ने किसी काम का ठेका ऐसी किसी कंपनी को दे दिया जो उसके रिलेटिव की है, उसके रिलेटिव के ओनर की, मतलब उसका रिलेटिव ओनर है उस कंपनी का, उसे उसने ठेका दे दिया, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे आपको बात समझ, यानी कि आप किसी न किसी तरह से
किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या फिर आप अपना फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो इस तरह को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई तरह के एग्जांपल ऐसे मिल जाते हैं, जैसे दुकानदार है, आपको कह दे कि कोई स्टेशनरी वाला है, वो कह दे ये बुक्स आपको केवल यहीं पर मिलेंगी, ठीक है, उसने अवेलेबल ही उस जगह करा रखी है, ठीक है, क्यों करा रखी है, क्योंकि वो उसके किसी रिलेटिव की दुकान है, तो उसको बोले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Which company subsidiary Resilient Payments Private Limited has received final authorization to operate as an online payment aggregator from RBI? किस कंपनी की सहायक कंपनी Resilient Payments Private Limited को RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत पे। भारत पे की सब्सिडरी है रेजिलियंट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसे ऑथराइजेशन मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। तो अब इस तरह से भारत पे ओनली फिनटेक कंपनी है भारत में, जिसे NBFC का लाइसेंस भी प्राप्त है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसके स्टेक भी हैं और पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी इससे प्राप्त हो गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैप्टन राजेश उन्नी। कैप्टन राजेश उन्नी जो कि फाउंडर हैं सिनर्जी मैरीन ग्रुप के, इन्हें नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉग्निशन है मैरीटाइम सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 26? वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एशियाई विकास बैंक का पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6.7%। इंडिया की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है वो 6.7% रहेगी करंट फिस्कल ईयर में, फिस्कल फाइनेंशियल 26 में, और ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है। और फाइनेंशियल ईयर 27 में यानी कि 26-27 में ये 6.8% रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आप सभी जानते हैं, 6.5% कर दी है GDP फोरकास्ट, पहले 6.7% थी। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वेयर इज़ जयश्री महाबोधि टेम्पल? तो ये है अनुराधापुरा, श्रीलंका। महावाजिरालोंगकोर्न इज़ द किंग ऑफ विच कंट्री? थाईलैंड। वाट फो इज़ द बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन विच कंट्री? बैंकॉक, थाईलैंड। Which ministry hosted fourth online candidate open house for PM internship scheme? Ministry of Corporate Affairs. The announcement to establish a center of excellence for traditional medicine was made by PM Narendra Modi recently during which summit? Answer is PM Tech Summit, Thailand. To the point questions देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज नैनी लेक? व्हेन इज द अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? सरहुल फेस्टिवल जिसमें वर्शिप की जाती है साल ट्री की, ये किस राज्य में मनाया जाता है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह did the 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द गुजरात वीकली चित्रलेखा इन विच सिटी? PM नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for 128 किलोमीटर माहो ओमंथाई रेलवे लाइन रिफर्बिश्ड विद इंडियन असिस्टेंस ऑफ $91.27 मिलियन। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो आप अवश्य ही बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।